अगर बार बार परीक्षाएं देकर, बार बार इंटरव्यू देकर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो कृपया करके अपने आप को दोषी ठहराना अब बंद कर दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई बेईमान आपका हक खा गया हो। नमस्कार, मैं धर्मवीर पारासर और मेरे YouTube चैनल पॉलिटी विद डी पारासर पर आपका स्वागत है। मेरा ये वीडियो राजस्थान के ऐसे लाखों विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो पिछले कुछ वर्षों से पूरी ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं बन पा रहे हैं। मेरा ये वीडियो ऐसे मेरे हम उम्र साथियों के लिए भी समर्पित है जो 40 प्लस हैं, 40 प्लस हो चुके हैं और पिछले लगभग 20 वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके राजस्थान की बड़ी परीक्षाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस वगैरह के एग्ज़ाम दिए और बार बार साक्षात्कार देने के बावजूद भी कुछ अंकों से वो चूकते रहे और अपनी तैयारी में या अपने आप में या अपने व्यक्तित्व में वो अपने आप को दोष देते रहे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। जिस प्रकार की अखबारों की सुर्खियाँ आ रही हैं कि यहाँ पर कोई भी भर्ती पूरी ईमानदारी के साथ हुई ही नहीं है। अब से पहले तो हमको भी ऐसा लगता था, जैसे मैं अब अगर व्यक्तिगत स्तर पर ही बात करूँ तो 2003 से मैं आरएएस परीक्षा प्रक्रिया में जुड़ा हुआ था। अब ठीक है, सिलेक्शन होते हैं, नहीं होते हैं, मेहनत होती है। बहुत सारे हमारे योग्य साथी थे जो अपनी दम पे भी सेलेक्ट हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनका कोई गॉड फादर था या वो अप्रोच लगा रहे थे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देखते थे कि ऐसा कोई खास व्यक्तित्व भी नहीं था, कोई बहुत अच्छी तैयारी भी उन लोगों की नहीं होती थी, उनकी राइटिंग स्किल भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बड़ी अच्छी सीट पकड़ते थे और इंटरव्यू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स पकड़ते थे। जबकि व्यक्तित्व की गहराइयों में बार बार ये डिस्कशन करने के बाद भी ऐसा कोई तत्व निकल कर नहीं आता था कि यार इतने नंबर इस आदमी को कैसे मिल जाएंगे। कर चलो जो भी होता रहा था। अब तो खैर अति हो गई है। पूरी निष्पक्षता के साथ मैं इस तथ्य को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो ये फर्जीवाड़ा नौकरी की भर्तियों में हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि पिछले 2-4-5 साल से ही हो रहा है। 2004-5 से तो हमको आभास हुआ, हमारे पास कोई ऐसे स्पष्ट तथ्य नहीं थे कि कल को कोई ये कहे भाई आपने इतनी भर्ती प्रक्रिया पर अगर सवालिया निशान लगा दिया तो आपके पास तथ्य क्या थे ना। तथ्य तो कैसे हो सकते हैं? अगर कोई इंटरव्यू में नंबर मिल रहा है तो उसको हम कैसे तथ्य देंगे कि इसको बेईमानी से दिए हैं? या किसी व्यक्ति के अगर किसी एग्जाम में जहाँ पे मेरिट 60 नंबर या 62 नंबर पे चली जाए 100 में से, कल्पना करिए, और एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयारी का विद्यार्थी अगर 80 या 85 पकड़ रहा हो, जो कि बाकायदा आपकी तैयारी में साथ में रहा हो, तो बड़ा शक पैदा होता है कि यार ये ऐसे नंबर कैसे आ गए, जबकि लोगों को 60 टच करना या 62 टच करना बड़ा टफ था। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क ये आ जाए कि भाई साहब तथ्यात्मक रिपोर्ट दीजिए या तथ्य कहाँ है आपके पास, तो तथ्य कैसे निकाले जाएंगे? लेकिन शक होता है और शक जायज भी है। और अब तो क्लियर प्रूफ भी आ चुके हैं। अगर कोई तथ्य अब पूछना चाहे तो प्रेजेंट में तो तथ्य भी आ चुके हैं। एसआई की भर्ती जिस तरीके से रद्द होने के पर्याप्त कारण बन चुके हैं, जेईएन की भर्ती, रीट की भर्ती रद्द हो चुकी थी, सेकंड ग्रेड की भर्ती रद्द हो चुकी थी, जिसमें आपने देखा कि बस की बस चल रही है और विद्यार्थी नकल करते हुए चल रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि भर्तियों में फर्जीवाड़ा, इंटरव्यू में फिक्सिंग हर युग में रही है, हर सरकार के टाइम पर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम किसी एक सरकार पर आक्षेप लगाएं, एक पर नहीं लगाएं, बिल्कुल ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन उतनी ही ईमानदारी से इस तथ्य को भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में भर्तियों में जितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। पूरी इंतहा की हद हो गई है, इंतहा हो गई है, मतलब इतने बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। कैसे रोके ये फर्जीवाड़ा? फर्जीवाड़ा तब रुक सकता है जब सरकार पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठ हो, सरकार पूरी ईमानदारी पा जाए कि उसको ये रोकना है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार को हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। मैं बार बार नमन करता हूं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को, जिन्होंने एक बहुत ही मजबूत आधार प्रदान किया था। वो असल में जननेता हैं। कांग्रेस में भी कुछ नेता बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछली बार जो ये फर्जीवाड़ा जिस तरीके से हो रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि सरकार मुश्किल से बहुमत जुटा पा रही थी। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से ईमानदार थे, श्री अशोक गहलोत जी, वो भी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनकी मजबूरियां रही होगी कि वो अपने नेताओं को या कुछ कैबिनेट मंत्रियों को नाराज नहीं कर सके होंगे, या नहीं कर सकने की स्थिति पे होंगे।
और इस कमजोर नेतृत्व का फायदा वो लोग कहीं ना कहीं उठा रहे होंगे। अपनी पसंद के आरपीएससी में मेंबर रखवाना, अपनी पसंद के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पसंद के रखवाना, पेपर कहाँ सेट होगा चहेती फर्मों को ठेका देना, तमाम कोचिंग संस्थानों को संरक्षण प्रदान करना, ये सारे एक तरीके से पूरी तरीके से एजुकेशन में जो माफिया राज आ गया था उसका ये परिणाम निकला कि लाखों विद्यार्थियों के सपनों पर पानी फिर गया और अयोग्य लोग उनका हक खा के आगे निकल गए। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में एसओजी या राजस्थान सरकार जो एक्शन ले रही है उससे पूरी तरीके से इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा? नहीं, नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि कमोबेश राजनेता जो होते हैं वो पूरे तो नहीं लेकिन 70 से 80% लगभग एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। विचारधाराई प्रतिबद्धता इनमें ना के बराबर होती है। पूरी तरीके से इनका फोकस इस बात पे होता है कि हमको टिकट मिल जाए तो हम इस पार्टी के, नहीं मिला तो 1 घंटे बाद ही हम दूसरी पार्टी के। ठीक है, दोनों ही प्रमुख पार्टियों के राजनेताओं में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, व्यावसायिक मित्रताएं पाई जाती हैं, राजनीतिक मित्रताएं पाई जाती हैं, जातीय मित्रताएं पाई जाती हैं, धार्मिक मित्रताएं पाई जाती हैं। अभी एक एग्जाम्पल निकल के आया कि किसी पूर्व मंत्री के परिवार के किसी सदस्य को सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मैनेज करने के लिए, इस समय तो बीजेपी सरकार है ना, वो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस सरकार के, मामला कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री के परिवार के किसी सदस्य का था और उसके लिए उसकी पसंद की पोस्टिंग मैनेज करने के लिए जो डिजायर लिखी वो बीजेपी किसी नेता ने लिखी। तो कहाँ अंतर है? हेल्प एक दूसरे की होती है। तो ये एसओजी राजस्थान गवर्नमेंट की एक संस्था है, ये पूरी तरह तह तक नहीं जा पाएगी। काम अच्छा चल रहा है, प्रयास अच्छा हो रहा है, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जड़ से खत्म करना ये संभव मुझे लगता नहीं कि हो। आपको भी ऐसा ही लगता होगा। तो फिर जड़ से कैसे खत्म हो? जड़ से अगर इसको खत्म करना है तो ईडी और सीबीआई के पास मैटर जाया जाए और बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां होने की संभावना बनेगी, जिसमें बड़े लेवल के मंत्री भी लपेटे में आएंगे, बहुत बड़े लेवल के ब्यूरोक्रेट्स लपेटे में आएंगे। अभी तो कौन आ रहे हैं? जिन्होंने पेपर लिया है, जिन्होंने पेपर बेचा है, वो बहुत छोटे प्यादे हैं। इतने बड़े स्तर पर अगर काम हो तो क्या आपको ये लगता है कि बहुत बड़े राजनीतिक संरक्षण के बिना हो गया होगा, बहुत बड़े प्रशासनिक संरक्षण के बिना हो गया होगा? बिल्कुल नहीं हुआ होगा, पूरी तरीके से संरक्षण रहा होगा। तो बहुत बड़ा जो राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक जो संरक्षण है, अगर उसको भी कटघरे में या जांच के दायरे में लाया जाएगा तो ऐसा संभव है क्या कि एसओजी ये काम कर पाएगी? जबकि दोनों ही पार्टियों के नेताओं में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, सभी में नहीं होगी लेकिन 70-80% में पक्की है। अभी आप जैसे लोकसभा के टिकट मिल रहे हैं, जिसको टिकट नहीं मिल रहा वो 1 घंटे में पार्टी बदल रहा है। विधानसभा में आपने देख लिया होगा। तो अगर पूरी तरीके से धरपकड़ करनी है तो ईडी और सीबीआई के पास मैटर जाया जाना चाहिए। कैसे रुक सकता है ये भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार सिर्फ इंटरव्यू के स्तर पर नहीं होता, भ्रष्टाचार सिर्फ पेपर आउट करने के स्तर पर नहीं होता। भ्रष्टाचार स्टार्ट होता है जैसे कोई पेपर बन रहा है, पेपर बनने में पेपर को कौन बनाएगा? अब वो पेपर जो सेलेक्टर्स हैं उस पैनल में किन लोगों के नाम आएंगे, भ्रष्टाचार यहां से स्टार्ट होता है। अपने चहेते लोगों को बुलवा लिया जाता है, भले ही वो योग्य हैं या वो अयोग्य हैं। तो सबसे पहले तो संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। आरपीएससी या कोई भी जो संस्था है जो पेपर कंडक्ट कराती है, पेपर सेलेक्ट करने के स्तर पर आपने कई बार देखा होगा कि किसी जैसे फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर था, 75 सवाल आते हैं, 17 सवाल के आंसर बदल गए, डिलीट हो गए या बोनस में चले गए। अगर 75 में से 2015 की भर्ती में शायद 15 या 17 सवालों में चेंज हुआ था, 75 में से 15 सवालों में अगर चेंज हो जाता है तो उस पेपर में बचता ही क्या है? ऐसा हो सकता है कि सेलेक्ट होने वाला बाहर हो जाए, बाहर वाला सेलेक्ट हो जाए, ये चीजें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले तो पेपर सेलेक्ट करने के स्तर पर जो संस्थागत सुधार किए जाने चाहिए। कुछ लोगों से मेरी बातें हुई हैं, मेरी डायरेक्ट जानकारी में है, उनके कुछ जो दोस्त होते हैं, प्रोफेसर वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी में, और उनमें तो एक एक ही एग्जामिनर 100 सवाल सेलेक्ट कर रहा है। और उसके बाद कितने राजस्थान के इतिहास में आज तक शायद एक भी परीक्षा ऐसी हुई हो जिसमें कोई ना कोई सवाल या तो डिलीट ना हुआ हो या बोनस ना हुआ हो। तो इस चीज में सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है कि एक एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल से ज्यादा सेलेक्ट नहीं करे, ऐसा वहां पे नियम बने आरपीएससी के अंतर्गत। संस्थागत सुधार हो पहले। दूसरे, जो भी एग्जामिनर सवाल सेलेक्ट करते हैं
उनके बाकायदा नाम लिस्टेड होने चाहिए। और अगर सवाल उन्होंने गलत लिखे, 10 सवाल से ज़्यादा कोई एग्जामिनर नहीं बनाए, सवाल अगर गलत बनाता है तो उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके इस प्रकार गलत पेपर सेलेक्ट करने से किसी व्यक्ति का जीवन कितना बाधित होता है, परेशानी में जाता है। एक विद्यार्थी तैयारी करता है, बहुत सारे रुपए खर्च करता है, घर वालों के पैसे लेता है, जयपुर कोचिंग करता है, अलवर करता है, सीकर, जोधपुर, कहीं पे भी करता है, और उसके बाद पता ये चलता है कि जिस पेपर को वो दे रहा था उसमें 10-12 सवाल डिलीट हो गए या बोनस हो गए और मेरिट में उतार चढ़ाव आ गया और वो 1 या 2 नंबर से चूक गया। कितना नुकसान होगा उसको। लेकिन मैंने ऐसे गलत पेपर सेलेक्ट करने वाले किसी भी एग्जामिनर को सस्पेंड होते हुए, जेल जाते हुए या और कोई उस पर कठोर दंड होते हुए नहीं देखा है। तो पहला सुधार तो इस स्तर पर होना चाहिए। फिर अभी मैं अखबार में एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एसआई का पेपर अपने चहेती फर्म को देने के लिए वो दिलवा दिया गया, और खैर ये पेपर तो बड़े स्तर पर आउट हुआ, ये न्यूज़ में भी आ चुका है। तो यहाँ पर पूरी गोपनीयता रहनी चाहिए पेपर बनाए रखने के स्तर पर। एक और चीज़, समाज में भी सुधार की पूरी गुंजाइश होनी चाहिए। हम सभी ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, हम सभी भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचारी हमारी जाति का है तो हम मौन धारण कर जाते हैं, फिर हम उसको डिफेंड भी करने लग जाते हैं। अगर हम किसी कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि यार ये जो भ्रष्टाचारी है हमारी जाति का है और इसकी आलोचना हो रही है पूरे ग्रुप के अंदर, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसको डिफेंड करने लग जाते हैं। तो समाज में सबसे पहले तो ये मानसिकता दूर होनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो मेरी जाति का है, चाहे वो किसी की भी जाति का है, क्योंकि वो जो भ्रष्टाचारी है वो अपनी जाति के भी ईमानदार, मेहनती और योग्य विद्यार्थियों का हक खा रहा है, क्योंकि वो अयोग्यों का गिला रहा है। तीसरे, इंटरव्यू के स्तर पर ये बार बार डिबेट का प्रश्न रहा है कि जो भी साक्षात्कार आधारित भर्तियां हैं, चाहे वो आरएएस है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या और कोई भी भर्ती है, उसमें अपने चहेतों को बहुत अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण किसी के पास भी उपलब्ध होंगे। जो मेरी उम्र के जो विद्यार्थी रहे हैं उनका अपने प्रकार का दंश उनके जीवन में भी आया होगा कि अगर हमको भी साक्षात्कार में ऐसे अंक मिले होते जो हमारे साथियों को मिले थे, तो रिटन में तो हमारे नंबर हमारे साथियों से 4 या 5 ज़्यादा थे, लेकिन साक्षात्कार के अंकों में हमको नंबर मिल रहे थे 50% और उनको नंबर मिल रहे थे 75% या 80%। तो आप सेलेक्ट होते हैं अलाइड सर्विसेज में और वो बनते हैं डिप्टी एसपी। तो अगर आपको भी वो नंबर मिले होते जो आपके साथी को मिले हैं या साथियों को मिले हैं, तो आप भी डिप्टी एसपी हो रहे होते। इस प्रकार का दंश इस राजस्थान में हजारों विद्यार्थियों का रहा होगा। मैं ऐसे कितने ही मेरे योग्य साथियों को जानता हूं जिन्होंने आरएएस के 5-5 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन पुराने टाइम पे 2012 तक क्या होता था, 160 नंबर का इंटरव्यू होता था, तो किसी को 72 नंबर, 62 नंबर, 75 नंबर, और किसी को 108 नंबर, 110 नंबर, 118 नंबर। इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता था कि निचले पायदान पे सेलेक्ट होने से लेके आरएएस या आरपीएस में सेलेक्ट होने के बीच का जो गैप है वो हो जाता था। और ये आज भी चल रहा है। आज 100 नंबर का इंटरव्यू चल रहा है न्यू पैटर्न में 2013 के बाद, तो किसी को तो नंबर 100 में से 80-85 आ रहे हैं, किसी को नंबर 42 आ रहे हैं। कैसे ये गैप पटेगा? कितना ही रिटर्न करके देख लो आप। और साक्षात्कार लेता कौन है भाई? आरपीएससी का मेंबर। वो कितने योग्य और हैं और कितने ईमानदार हैं, ये पिछले 10-5 साल की सुर्खियों में आपने देख लिए होंगे। वहाँ के मेंबर तो पेपर बेचते हुए पकड़े जा रहे हैं अपने। अच्छा, एक मेंबर का मैंने वीडियो देखा, वो खुलेआम अपने समाज की मीटिंग में ये कह रहा है कि मेरा समाज मेरा ख्याल रखे, जब मैं आरपीएससी मेंबर था तो मैंने मेरे समाज के लोगों को काफ़ी आगे बढ़ाया था, काफ़ी फायदा किया था। ये सार्वजनिक रूप से वो मेंबर कह रहा है और कोई पनिशमेंट नहीं है उसके लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये छोटी मोटी कार्रवाइयों से ये चीज़ें जड़ से खत्म हो जाएंगी? कम हो सकती हैं, परसेंटेज में कम हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। साक्षात्कार आधारित जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए मैं एक छोटा सुझाव देता हूं, अगर नीति निर्माता इसको मान लें कि आप ठीक है, आप मान लिया कि आप कहते हैं कि साक्षात्कार इसलिए जरूरी है कि जिसको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। अच्छे व्यक्तित्व का आदमी सेलेक्ट होना चाहिए, पक्की बात। आप सेलेक्ट बिल्कुल अच्छे व्यक्तित्व को ही कीजिए, लेकिन व्यक्तित्व परीक्षण के नाम पर जो आप स्वविवेक के आधार पर अपने चहेतों के लिए या अपने ग्राहकों के लिए औरों की तुलना में बहुत ज्यादा नंबर दे डालते हैं और पूरी तरीके से रिजल्ट को बदल देते हैं, ये प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए।
इंटरव्यू में दिए गए नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग होने चाहिए, मेरिट में ना जुड़ें, तब ये बेईमानी रुकेगी और व्यक्तित्व भी अच्छा निकल कर जाएगा। कि आपको लग गया कि अरे लड़का अच्छी पर्सनैलिटी है, बढ़िया बैलेंस्ड अप्रोच का स्टूडेंट है, इसको हमको ऑफिसर बनाना है, तो आप उसको जो भी नंबर दे रहे हैं, मतलब आपने उसको व्यक्तित्व के नाम पे पास किया है, ठीक है, जो भी नंबर दिए होंगे, और एक ऐसा लग रहा है कि यार इसका व्यक्तित्व बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है, ये जाति धर्म संप्रदाय की भावनाओं से प्रेषित है या उनसे युक्त है और ये ठीक ठाक काम नहीं करेगा, समाज के लिए ठीक नहीं रहेगा, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, तो उसको व्यक्तित्व के नाम पर आप वहीं बाहर करें, और अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है तो उसको आप अंदर लें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को 80 नंबर और किसी को 40 नंबर। तो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम पर दिए गए नंबर या साक्षात्कार में दिए गए नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग हों, मेरिट में ना जुड़ें, क्योंकि जैसे ही ये मेरिट में जुड़ने लगते हैं वैसे ही 100 में से किसी को 80 जाते हैं और किसी को 32 जाते हैं और 42 जाते हैं। ये चीज होनी चाहिए। अब आगे 2 परीक्षाएं होने जा रही हैं, RAS मेंस का एग्जाम होने जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहा है। RAS में आंकड़ा और परसेंटेज में तो मेरे पास कोई डेटा है नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति RAS की परीक्षा प्रक्रिया से वर्षों तक जुड़े रहे हैं उनके पास ऐसे ढेरों तथ्य आ चुके होते हैं, या वो उनकी जानकारी में ऐसे तमाम सेलेक्ट स्टूडेंट्स आ चुके होते हैं कि उनको देखते ही लग जाता है कि यार ये पूरी तरीके से बेईमानी का मामला है। पेपर बेचते हुए भी मेंबर पकड़ा गया है, नकल हुई है, आउटिंग होती है, ये सारे स्टेप हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में बड़े लेवल पे फिक्सिंग होती है। 1 2 3 4 स्टेप पे ये बेईमानी होती है, और 4 स्टेप में से किसी भी एक स्टेप पे होने वाली बेईमानी किसी भी विद्यार्थी का सिलेक्शन सुनिश्चित कर देती है। जैसे ही किसी एक का सिलेक्शन सुनिश्चित होगा किसी एक बेईमान विद्यार्थी का, उसी क्षण एक योग्य विद्यार्थी लिस्ट से बाहर हो रहा होगा। तो 4 स्टेप पे होने वाली बेईमानी में कितने लोग अंदर जाते होंगे और कितने लोग बाहर होते होंगे। और अगर कोई इस प्रकार बाहर हुआ व्यक्ति समाज में बैठकर अपने यार दोस्तों में भी अगर इस प्रकार का डिस्कशन कर रहा होगा तो उसको फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये होता रहा है। लेकिन अब चलो ऐसे लोगों के पास भी ठोस सबूत हैं कि भाई देखो अखबार की सुर्खियां देख लीजिए, बार बार रिपोर्ट देख लीजिए, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो भाई इनको रोकने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि जाति धर्म वर्ग सबसे ऊपर उठकर जो बेईमान है वो बेईमान है, जो ईमानदार है वो ईमानदार है, अपनी जाति के बेईमान राजनेताओं का, अधिकारियों का, विद्यार्थियों का संरक्षण पूरी तरीके से समाज के स्तर पर बंद होना चाहिए। अपने अपने प्रतिनिधि जो भी MLA या MP आप लोगों ने चुने हैं उन पर प्रेशर क्रिएट करें विद्यार्थी कि इस व्यवस्था को पूरा ईमानदारी पूर्ण बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि बड़ी भर्तियों में व्यक्तित्व परीक्षण के नाम पर साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है, आप लो, लेकिन उसके नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग हो, मेरिट में बिल्कुल ना जुड़ें, तो व्यक्तित्व भी अच्छा निकल के आ जाएगा और बेईमानी भी नहीं होगी। पेपर आउटिंग की प्रक्रिया में अगर कोई भी कैबिनेट मंत्री या सामान्य व्यक्ति या कोई किसी के भी रिश्तेदार, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी पकड़ में आता है, उसकी पूरी संपत्ति को कुर्क करके सरकार को होने वाले राजस्व की जो हानि हुई है या सरकार की जो आर्थिक हानि हुई है उसकी भरपाई हो। इसके अलावा जो विद्यार्थी बेचारे जो शहरों में रहते हैं, खर्चे उनके घर वाले गांव गरीब किसान परिवारों से आते हैं लोग, ज़्यादातर वो वहाँ पे कर्ज पे रुपए ला के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, रहते हैं, तो उनको एक मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजा सिर्फ इस बात का नहीं कि तुम भाई साहब पेपर फ्री में भर देना, बसों में फ्री में आ जाना, बसों में फ्री में चले जाना, ना। वो आदमी 6 महीने 8 महीने रह के 1 आध लाख रुपए खर्च करके जयपुर, अलवर, जब जोधपुर, सीकर कहीं पे भी पड़ा हुआ है, तो इतना उसको आर्थिक मुआवजा दिया जाए कि वो अगले 6-7 महीने जब तक तुम परीक्षा प्रक्रिया करोगे, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता टाइप देते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा कर लिया जाए कि वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रख सके, घर वालों पर वो बोझ ना बने। क्योंकि ऐसा स्टूडेंट फिर निराश होता है, निराशा होने में फिर क्या होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, आत्महत्या के प्रकरण बढ़ते हैं, वो निराशा में चला जाता है, उसकी लाइफ बदल जाती है। तो पुरानी पीढ़ियों को तो ये बेईमान सिस्टम खा गया। नए बच्चे जो अब तैयारी कर रहे हैं उनके सामने उनका पूरा जीवन है। उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा जो प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं और ये न्यूज़ वगैरह जो उन्होंने देखी हैं कि भाई ये सिस्टम ऐसा ही रहा है, सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ा सा बढ़ गया है और पिछले 5 साल में बेईमानी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पूरी तरीके से राजकीय संरक्षण प्राप्त ये गुंडे ये काम करते रहे
और काम संस्थागत भी होता रहा सारी संस्थाओं से, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो आरपीएससी है, कहीं से भी होता रहा और उनको संरक्षण मिलता रहा। जातीय संरक्षण अलग है। अगर आप किसी कैबिनेट मंत्री पर हाथ रख के देखो, खैर लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होने का अंदेशा है, अभी तो लोकसभा चुनाव से पहले तो शायद काम ना हो क्योंकि वोट का मामला पड़ता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यही व्यवस्था है अपने देश में, क्या करें, जाति आधारित मतदान है, होता है। मतदान व्यवहार में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शायद जो भी बड़े डिसीजन आएंगे वो लोकसभा इलेक्शन के बाद आएंगे, लेकिन जिस किसी भी जातीय नेता पे हाथ पकड़ा जाएगा वो अपनी जाति से अपील कर दिया जाएगा कि साहब राजनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा है, और वो खुलेआम बेईमानी कर रहा था। तो आत्मबल हर व्यक्ति का, हर भारत के नागरिक का इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई बेईमान है, चाहे वो मेरी पसंद की विचारधारा का है, चाहे वो मेरी जाति का है, तो खड़े होकर कह सको हाँ तुम बेईमान हो, तुम्हारे साथ सही हुआ जो हो रहा है, बाइकाट किया जाता है तुमको, इस तरीके से होना चाहिए। जब तक सामाजिक चेतना स्वस्थ रूप से निकल के नहीं आएगी तब तक स्वस्थ राजनीति नहीं आएगी। जब तक स्वस्थ राजनीति नहीं आएगी तब तक स्वस्थ प्रशासन नहीं आएगा। तो सबसे पहले सुधरने की हर भारतीय मतदाता को, हर राजस्थान के नागरिक को जरूरत है। बेईमानों के खिलाफ सारे लोग एकजुट हों। हर जाति में बेईमान है, हर जाति में ईमानदार है। जो राजनेता बेईमानी कर रहा है, अगर वो बेईमानी करके अपनी जाति के लोगों का, कुछ लोगों का भला कर रहा है, तो अपनी ही जाति के लोगों को नुकसान कर रहा है। और जो बेईमान होता है ना, उसकी नज़र में कोई जाति हेतु भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ कस्टमर तलाशता है सामने, चाहे वो किसी भी जाति का आ जाए। तो इन चीज़ों में सुधार की दरकार है। ऐसे अच्छे राजनेता जो दोनों ही पक्ष और दोनों ही पार्टियों में हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है राजस्थान के हर विद्यार्थी की तरफ से, या हर विद्यार्थी को करनी चाहिए कि आप भी अपने वोट बैंक को 1 मिनट साइड में रख के उन घर परिवारों की तरफ भी देखें जिन्होंने अपना सब कुछ अपने बच्चों की तैयारी पे झोंक रखा है। उनके हित में इस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए, क्यों अब बहुत ज़्यादा अति हो चुकी है। तो मैं वो सौरभ गांगुली वाला विज्ञापन था कि अगर 40+ हो गए हैं तो जीना छोड़ दोगे क्या। तो ये जो स्कैंडल जो बार बार खुल के आ रहे हैं, तो मुझे मेरे समय के एक अच्छे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे दोस्त अच्छे, जो अब अच्छी पोस्ट में नहीं गए, अलाइड वलाइड में हुए, तो उन्होंने सिलेक्शन ही नहीं लिया कि चलो ठीक है और कुछ काम जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। वो उनके चेहरे मुझे बार बार याद आते हैं कि अगर ये भेदभाव नहीं रहा होता तो ये भी कहीं ना कहीं एसडीएम या डिप्टी एसपी, अब तक तो एडिशनल एसपी एडीएम हो चुके होते, ये भी कहीं ना कहीं होते। तो बेईमानों के चेहरे भी सामने आ जाते हैं कि अगर इनको आशीर्वाद प्राप्त ना रहा होता तो ये शायद इधर उधर ही रहते कहीं। खैर चलो भाई, ये चलता रहेगा। तो यूट्यूब चैनल है पॉलिटी विद डी पाराशर, आप इसको सब्सक्राइब करें और देश दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर एक निष्पक्ष राय, जाति, धर्म, क्षेत्र, पार्टी, पॉलिटिक्स सबको साइड में करके एक भारतीय नागरिक, एक विद्यार्थी, विद्यार्थियों का जो तैयारी कर रहे हैं उनका एक सामान्य मार्गदर्शक मान लीजिए, और एक सच्चा मित्र होने के नाते मैं अपनी बेबाक राय बार बार रखता रहूँगा। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।